हेलो गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट मही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12 के मैथमेटिक्स का पेपर है तो उसी को हम लोग डील कर रहे थे और हमने आपको बताया था कि हम लोग क्विक रिवीजन सेशन चलाएंगे। तो ये क्विक रिवीजन सेशन है। तो इसमें हमने पहले सेशन में कल हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 यानी कि मैट्रिक्स तक हमने कवर किया था। ये डिटर्मिनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट के बारे में जो आप बेसिक जानते हैं उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। मैं बस आपको रिकैप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप जानते हैं उसको ब्रश अप करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स दिया है 3, 4, 1 और 5। ये 2 रो है, 2 कॉलम है। तो इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर आपको चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको 3, 4, 1, 5 लिख लेते हैं। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 3 इंटू 5 माइनस दूसरा डायगोनल 1 इंटू 4, यही है ना। तो 15 माइनस 4 ये 11। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये तो आप जानते ही हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली कैलकुलेट क्या करने की कोशिश करेंगे, हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे माइनर। क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग दोस्तों, हम लोग कैलकुलेट करेंगे माइनर की माइनर क्या होता है। माइनर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो माइनर को कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं MIJ के फॉर्म में। IJ क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई मैट्रिक्स लिया, मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, यह है A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, A13 मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, A21 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, A22 का मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम और तीसरा रो तीसरा कॉलम। ये मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। 3:3 का 3 रो हैं और 3 कॉलम है। क्लियर है आपको। अब आपको माइनर निकालना है, तो ये जितने एलिमेंट हैं सबका माइनर निकलेगा, सबका। तो 9 एलिमेंट हैं तो 9 माइनर निकलेंगे। कैसे, तो पहला माइनर पहले एलिमेंट का, ये कौन सा एलिमेंट है जो पहले रो में भी है और पहले कॉलम में भी है, तो इसकी पोजीशन क्या है 1, 1। तो पहला माइनर कैसे 1, 1, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। माइनर कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। जिस रो और किसका माइनर निकालना है, इस एलिमेंट का 1, 1 का। तो ये जिस रो में है उसको कट करिए, जिस कॉलम में है उसको कट करिए। बचा क्या सर, बचा है A22, A23, A32, A33, यही बचा है ना। और अभी हमने बताया कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इस डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, इसको माइनस कर देते हैं इसमें से। ये तरीका है, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं माइनर। तो मान लीजिए ये तो पहला एलिमेंट हो गया। अगर आप दूसरा एलिमेंट का माइनर निकालने की कोशिश करेंगे तो इसमें प्लस माइनस का कोई झंझट ही नहीं है। तो जैसे A12 का कैलकुलेट करेंगे, तो ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो कट गया, कौन से कॉलम है, सेकंड कॉलम कट गया, तो ये और ये कट गया, बचा क्या, ये बचा। तो लिख दीजिए डिटर्मिनेंट में जो बच गया A21, A23, A31, A33। क्या डाउट है, बस इसको मल्टीप्लाई करिए। जैसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो A21 इंटू A33 माइनस इसको माइनस कर देंगे A31 इंटू A23। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से हम 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3 इस तरह से हम 9 ये जो माइनर है इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप माइनर कैलकुलेट कर लोगे दोस्त, तो माइनर जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो फिर अब माइनर से ही रिलेटेड एक चीज आता है जिसको बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, सो दिस इज कॉल्ड कोफैक्टर। इसको माइनर को m से लिखते हैं, तो माइनर को हमने m से लिखा था ना भाई, m से। तो कोफैक्टर को किससे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर c से लिख लो। ठीक है, आपकी बात को हम कैसे काट सकते हैं, आपने बोला c से तो c से ही लिख देते हैं। ठीक है, CIJ, IJ मतलब I जिस रो में है और J मतलब जिस कॉलम में है। ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो कोफैक्टर निकालने का सीधा तरीका है कि जो आपने माइनर जो निकाला है ना, तो माइनर के हेल्प से ही हम निकालेंगे। कैसे, -1 के ऊपर में
ये जो जिस रो और कॉलम में है तो उस रो और कॉलम को ऐड कर दीजिए -1 का पावर इनटू जो माइनर की वैल्यू है बस उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही हो गया कोफैक्टर। तो कोफैक्टर बहुत ही आसान है, नहीं समझ आया? जैसे मान लीजिए कि m पहला रो ये आ गया, ये मतलब पहला माइनर आ गया 1 1 का, तो अगर हमको इसका कोफैक्टर निकालना हो C11 तो कैसे निकालेंगे? -1 के पावर में I भी 1 J भी 1 तो 1 + 1 इंटू M11, तो -1 का स्क्वायर कितना? +1। तो केवल M11 की जो वैल्यू आई थी जो आपने अभी निकाला है, इसी को अगर आप लिख देंगे A22 इंटू A33, अभी आपने निकाला था ना भाई, ये रहा, तो इसी को आप लिख दीजिए यहाँ पे बस। सो दिस इज द कोफैक्टर। इस तरह से कोफैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है मुझे, समझ गए होंगे आप। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे, कोफैक्टर में केवल माइनस वाला ये टर्म आएगा, बाद बाकी तो माइनर ही है। तो इस तरह से जब आप कोफैक्टर निकाल लोगे, जैसे मान लीजिए आपने कोफैक्टर निकाला पूरा, और जब कोफैक्टर निकाल लोगे आप तो जो मैट्रिक्स बनेगा 3:3 का कोफैक्टर का, इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लो। क्या करो? ट्रांसपोज। तो अगर जैसे ही आपने कोफैक्टर का ट्रांसपोज लिया, उसी को हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। कोई मैट्रिक्स ए था जिसका आपने माइनर निकाला, फिर कोफैक्टर निकाला, तो कोफैक्टर जो आपने निकाला है ना दोस्त, उसको केवल आप ट्रांसपोज कर दीजिए। और पीछे मैंने बताया था मैट्रिक्स में आपको कल के लेक्चर में कि ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देना, समझ गए? तो ये हो गया एडजॉइंट। अब इसके हेल्प से आप कैलकुलेट क्या करेंगे? आपको बोला जाएगा कि सर इन्वर्स निकालिए, कोई भी डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स दिया है, बोलेगा उसका इन्वर्स निकालो। तो कैसे निकालेंगे? तो सीधा एडजॉइंट ऑफ ए वाला और अपॉन में डिवाइड किससे कर दीजिए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो दिस इज द वैल्यू। ऐसे सीधा सीधा कैलकुलेट कर देंगे हम, समझ गए आप? क्वेश्चन बना के दिखाते नहीं है, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, इससे आप इसका माइनर, कोफैक्टर और इन्वर्स निकाल के मुझे बताओ, कमेंट करो मुझे। तो ये मैट्रिक्स है 3 4 5 2 -1 8 5 -2 और 7, ठीक है? ये क्वेश्चन है, इसका आप मुझे माइनर कैलकुलेट करके बताओ, इसका मुझे आप माइनर बताओ, ठीक है? और कोफैक्टर बताओ। मैं आपको कोफैक्टर का आंसर बता देता हूँ इसका, आप जो है खुद से अपने लिए इसको आप करके देखिए कि क्या सही में इतना आया है। तो C11 ये 9 आएगा, C12 ये आएगा 26, C13 आएगा 1, C21 आएगा -38, C22 -4, C23 26, C31 आएगा 37, C32 -14 और C33 -11। ये आएगा कोफैक्टर। इसका जैसे ही इसको आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप इस तरह से ए इनवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कीजिए, ये आपका टास्क है। ये 5वां चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। चलिए इसको डील कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी से पहले 11th क्लास में, ये तो 12वीं क्लास में है, 12th क्लास का चैप्टर 5 है। 11th क्लास में आपको लिमिट पढ़ना था। अगर आपने लिमिट सही से पढ़ा होगा तो आपको ये कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सब आसानी से समझ में आएगा। क्या करते थे हम? जैसे मान लीजिए कि y = कोई भी फंक्शन दिया हुआ है आपको x² - 25 अपॉन x - 5, और आपको इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है आपको? लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? अच्छा, कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे? तो आप जानते हैं कि इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये p/q न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन रहता है तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बताइए, ये x अगर x - 5 0 हो जाए, यानी कि x = 5 हो जाए, तो 5 - 5 0, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 - 25 0, तो 0/0 हो गया। ये तो इंडिटरमिनेट है, अपरिभाषित है। तो ये जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको आप क्या करोगे? रिमूव करोगे, हटाओगे। इसका मतलब लिमिट कहाँ पे चेक करना है हमें? 5 पे। x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना भाई? रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो लेकिन q 0 नहीं हो। तो ये भी तो डिनोमिनेटर जो है ये 0 नहीं हो, तो x - 5 ≠ 0, तो x ≠ 5।
तो लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले आप निकालते हैं लेफ्ट लिमिट। 5 पे चेक करना है ना आपको। तो जैसे मान लीजिए नंबर लाइन है, यहाँ पे बीच में 5 है, तो एक बार आप 5 के थोड़ा सा पहले चेक करिए, यानी कि 5 माइनस पे सॉरी दोस्त, एक बार आप 5 से पहले 5 माइनस पे चेक करिए, फिर आप चेक करिए 5 के थोड़ा सा आगे, यानी कि 5 प्लस पे। तो लेफ्ट का मतलब है 5 के थोड़ा पहले, राइट साइड का मतलब है 5 के थोड़ा बाद। तो लेफ्ट लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू कहाँ पे? लेफ्ट मतलब इस 5 के पहले, यानी कि 5 माइनस पे। फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। आप तो जानते ही हैं लिमिट x टेंड्स टू 5, आप जानते ही हैं कि इनडिटर्मिनेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन बदमाशी कर रहा है। तो आप बोलोगे सर ये x माइनस 5 बदमाशी कर रहा है, ये 0 हो जा रहा है, हटाओ इसको। जो बदमाशी कर रहा है उसको लात मार के हटाओ। कैसे हटेगा? तो ऊपर वाले को एक्स स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिखोगे? क्या लिखोगे आप? 5 का स्क्वायर अपॉन में हो गया x माइनस 5। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? x टेंड्स टू 5 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये फॉर्मूला होता है ना भाई, मुंह देख रहे हो तुम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूले हैं। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में अपॉन में एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 कट गया, तो 5 रख दीजिए एक्स के जगह, 5 प्लस 5 10। लेफ्ट लिमिट कितना आया? 10 आया। अब आप राइट लिमिट भी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो राइट लिमिट कैसे चेक करेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 के थोड़ा सा बाद, यानी कि एक्स टेंड्स टू 5 प्लस, और ये जो एफ एक्स की वैल्यू है इसको भी आप चेक करोगे तो ये आएगा 10, ऐसे ही कट जाएगा ऊपर नीचे। तो क्या लेफ्ट लिमिट बराबर है राइट लिमिट के? आप बोलोगे हाँ सर। अगर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर है तो आप बोलेंगे हेंस लिमिट एग्जिस्ट्स, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू कितनी है? 10। सीधी बात, समझ गए? लेकिन हमको यहाँ पे लिमिट नहीं पढ़ना था दोस्त, हमको पढ़ना था कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी अब कैसे करोगे? तो कंटिन्यूटी के लिए ही सबसे पहले लिमिट निकालने आना चाहिए आपको। आया समझ में बात? तो कंटिन्यूटी अगर करनी है तो लिमिट निकालने आना चाहिए। तो आप देखोगे कि कंटिन्यूटी के लिए हम क्या क्या करेंगे? तो बोलेंगे फॉर कंटिन्यूटी अगर चेक करना है तो सबसे पहले क्या निकालो? लेफ्ट लिमिट, जो मैंने निकाला। फिर क्या निकालो? राइट लिमिट, जो कि हमने निकाल लिया, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। दोनों निकालने के बाद आप फंक्शन की वैल्यू देखो कहाँ पर, जहाँ लिमिट आप चेक कर रहे हैं, 5 पे चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे हम f इक्वल टू एफ एक्स के जगह f ऑफ 5, ये जो फंक्शन था f ऑफ x, यानी कि y को ही f ऑफ x लिखते हैं। तो ये जो फंक्शन था आपका, इसमें x के जगह 5 रख करके देखिए, अगर आपका लेफ्ट लिमिट बराबर राइट लिमिट बराबर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, अगर ये तीनों सेम हो जाए तो आप कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं तो नहीं है, खत्म बात। समझ गए आप? तो इस तरह से हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। और डिफरेंशियबिलिटी है तो कैसे चेक करेंगे दोस्त? बताइए कि सर ये कंटिन्यूटी तो आपने बता दिया कि हम लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट करेंगे, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे कि डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा? इसके लिए क्या चेक करेंगे? देखिए कंटिन्यूटी के लिए तो लेफ्ट लिमिट, डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी लेफ्ट राइट। तो कैसे? तो लेफ्ट को बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD। कैसे चेक? वैसे ही लिमिट x टेंड्स टू, मान लीजिए कि कोई पॉइंट C है, मान लीजिए बीच में एक पॉइंट हमने अपने मन से C, या हमने मान लीजिए कोई भी पॉइंट अपने मन से A ले लिया, तो C लिया, तो C के थोड़ा सा लेफ्ट जाएंगे तो C माइनस, और थोड़ा सा लिफ्ट C के आगे जाएंगे, थोड़ा सा पीछे गया, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो C प्लस। तो कैसे चेक करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू C माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा, ये डायरेक्ट फंक्शन नहीं रखेंगे, जैसे मान लीजिए अभी पीछे ये y इक्वल टू एफ एक्स ये फंक्शन दिया हुआ था ना भाई, ये इस तरह का फंक्शन दिया हुआ था। तो y इक्वल टू एफ एक्स कोई भी फंक्शन दिया रहेगा और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? f ऑफ x जो दिया हुआ रहेगा माइनस f ऑफ c, ये जो c है उसमें पुट कर दीजिए x के जगह, और अपॉन में x माइनस c। ये ध्यान रखेंगे,
जो x टेंड्स टू c है तो x माइनस सी हो गया, और ऊपर में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। ये जो है ये बिल्कुल आप दोस्त याद रखिए कि हम डिफरेंशियबिलिटी में इस टर्मिनल इसको हम लोग यूज करते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। और हम यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, राइट हैंड मतलब सी के बाद सी प्लस, इसमें भी क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गया, एल एच डी इक्वल्स आर एच डी, अगर ऐसा होता है तो आप बोलोगे कि हाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्लियर है? ये देखिए दोस्त एक क्वेश्चन है कि चेक कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी चेक करिए। कंटिन्यूटी के लिए क्या बताया अभी आपको कि ये फंक्शन दिया है, कंटिन्यूटी चेक करिए x इक्वल टू 4 पे। कंटिन्यूटी के लिए क्या बताया कि लेफ्ट लिमिट निकालो, राइट लिमिट निकालो, और उसी पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू कहाँ पर, 4 पर। तो अगर ये तीनों अगर सेम हो जाए तो हम बोलेंगे कि हाँ फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेफ्ट लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू, देखिए कहाँ पे, 4 पे, तो नंबर लाइन पे आप 4 लिखेंगे तो लेफ्ट मतलब 4 के थोड़ा सा पहले यानी कि 4 माइनस पे, और राइट मतलब 4 के थोड़ा सा बाद यानी कि 4 प्लस पे। तो लेफ्ट लिमिट निकालिए x टेंड्स टू 4 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, बताइए x इज 4 माइनस मतलब 4 से छोटा, तो 4 x इज लेस देन 4, तो 4 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है 4 माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स, एक्स के जगह 4 रख दीजिए तो 4 माइनस 4 कितना, लेफ्ट लिमिट कितना आ गया 0। राइट लिमिट निकालिए, चलिए x टेंड्स टू 4 प्लस एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड मतलब 4 के बाद x इज ग्रेटर देन 4, तो 4 प्लस पे बताइए x इज ग्रेटर देन 4 के लिए फंक्शन क्या है एफ एक्स के जगह क्या रखोगे आप 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, 4 रखिए x के जगह, x टेंड्स टू 4 ना, तो 4 रखिए, 4 4 8। क्या लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है? आपको देखकर ही लग रहा है कि आप बोलोगे नहीं सर ये तो गड़बड़ है, यानी कि लेफ्ट लिमिट नॉट इक्वल टू राइट लिमिट। जब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल ही नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर कंटिन्यूटी की बात कैसे होगी? तो आप बोलेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या कंटिन्यूअस है? नहीं है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4, यही है। चलिए अब छठा चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं। तो छठा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कि जो आपने डिफरेंशिएशन सीखा है उस डिफरेंशिएशन का यूज क्या है। तो कई यूज है दोस्त, तो लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है मोनोटोनिक फंक्शन, यानी कि मोनोटोनिसिटी चेक करनी है आपको। आप बोलोगे सर मोनोटोनिसिटी क्या? तो मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है आप चेक करिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये चेक करिए। दूसरा है मैक्सिमम मिनिमा, कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपके सिलेबस में है। रेट ऑफ चेंज भी है, वो बहुत ही आसान है। तो बताइए कि मोनोटोनिसिटी यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चीज़ हम कैसे चेक करेंगे। चलिए, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में मैं बता रहा हूँ। सबसे आसान तरीका है ग्राफ ड्रॉ कर देना, ग्राफ ड्रॉ कर देना। लेकिन अगर ग्राफ आपको नहीं आता है तो आप कैसे चेक करो, तो आप डेरिवेटिव टेस्ट करो इसका। क्या करो? डेरिवेटिव। चूंकि हम पढ़ ही रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि हमको डिफरेंशिएशन करना आता है खूब सारा, तो डेरिवेटिव टेस्ट दीजिए, उसका डिफरेंशिएशन निकालिए और चेक करिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ है और आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। कैसे चेक करेंगे? सीधा dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dy बाई डी एक्स या f डैश एक्स एक ही बात है। आपने जैसे ही डिफरेंशिएशन निकाला तो डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या है फंक्शन? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब बिल्कुल इंक्रीजिंग है, कोई दो राय नहीं। यदि dy बाई डी एक्स लेस देन 0 आ गया, 0 से छोटा आ गया, तो आप बोलेंगे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, घटता हुआ क्रम में है। कैसे पता चलेगा घटता हुआ क्रम में? क्या मतलब हुआ इसका? देखिए,
मान लीजिए कि आपने एक्सिस ड्रॉ की है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, समझ गए। एक्स एक्सिस पे मान लीजिए गुड्स है, सामान है, और वाई एक्सिस पे पैसा है, मनी, जो सामान बेच करके आप जो पैसा कमा रहे हैं वो है वाई एक्सिस पे। ये ग्राफ मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, इसका क्या मतलब हुआ देखिए कि जैसे आप एक्स के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि आप ज़्यादा सामान बेच रहे हैं, वैसे ही देखिए पैसा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक ऐसा समय आया कि आपने बहुत सारा सामान बेचा, तो ये भी हुआ कि ये बहुत सारा पैसा भी बढ़ गया, देखिए ऊपर। तो x के बढ़ने से यदि y भी बढ़ रहा हो तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, ये बढ़ रहा है। घटना कैसे होता है, एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा हो, जैसे मैंने ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर दिया। देखिए x की वैल्यू जब कम थी तो y की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, लेकिन x की वैल्यू तो इधर बढ़ रही है, लेकिन उसके मुकाबले देखिए y की वैल्यू क्या हो रही है, ऊपर से नीचे। x तो बढ़ रहा है लेकिन y घट रहा है, तो एक के बढ़ने से दूसरा घटे तो इसी को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। तो समझ में आया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर आपको चेक करना है, कुछ नहीं करना, सीधा डेरिवेटिव ले लीजिए, ग्रेटर देन जीरो है इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो है डिक्रीजिंग। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बताइए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग। मैंने क्या बताया अभी, सर डिफरेंशिएशन ले लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करो इसका। तो क्या किया हमने, डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया। डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर का, सर 2x ग्रेटर देन जीरो करो, तो यानी कि 2x ग्रेटर देन जीरो यानी कि x ग्रेटर देन जीरो, तो x ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। और अगर डी वाई बाई डी एक्स 2x है, तो अगर 2x लेस देन जीरो है यानी कि x लेस देन जीरो है, तो यानी कि फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। समझ गए। तो नहीं समझ आया आपको, तो x ग्रेटर, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर लाइन पर ये जो x एक्सिस है, इस पर आप बीच में कौन सा नंबर है, जीरो। तो जीरो से अगर बड़ा है नंबर, x अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, x अगर जीरो से छोटा है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, सीधा बात। और आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी जानते होंगे दोस्त, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है यू शेप अपवर्ड, यू शेप, ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो आपको तो दिख भी रहा है कि जब जीरो से छोटा है वैल्यू तो देखो ग्राफ घटा हुआ है, डिक्रीज है, ये जो अभी मैंने बताया ना, ये डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीजिंग है। और जब जीरो से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग है। तो आप ग्राफ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और आपको करना इस तरह से है पेपर में। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो तो इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो तो डिक्रीजिंग। समझ आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा मैक्सिमा मिनिमा की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है, मैक्सिमा मिनिमा। और उम्मीद है मुझे कि आपको आता होगा, नहीं आता है तो देख लीजिए, हम लोग फिर से इसको एक बार आपके लिए रिवाइज कर देते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा। क्विक रिवीजन सेशन है तो अब ज़्यादा डिटेल में तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, बस ये है कि आपको नहीं भी आता होगा तो ये देखने के बाद आपको आ जाएगा कि अच्छा ये डिवीजन है, तो मतलब इतना मिनिमम चीज़ है जितना जो मैं बता रहा हूँ ये आपको याद रखना है। देखिए मैक्सिमा मिनिमा दो तरीके से कैलकुलेट होता है, एक को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा मिनिमा, एक को बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। ग्लोबल मतलब जो सबसे ज़्यादा, ग्लोबल मतलब कि उससे बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है। लोकल मैक्सिमा मिनिमम क्या हो सकता है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक ग्राफ गिवन है, देखिए इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, तो लोकल मैक्सिमा का क्या मतलब हुआ, अगर मैं यहाँ से यहीं तक फंक्शन की बात करूँ तो मैक्सिमम वैल्यू ये रहा, इतना ऊपर गया ये। अगर मैं ए से बी तक, और यहाँ हो गया सी, तो अगर मैं ए से बी तक की ही बात करूँ तो मैक्सिमम कहाँ पर है वैल्यू, यहाँ पर है सी पे, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन तो ये हुआ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि इससे बड़ा वाला भी वैल्यू है, लेकिन हम उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे। समझ गए। जब हम बी और सी के बारे में बात करेंगे तो फिर मैक्सिमम कौन होगा, ये वाला हो जाएगा। लेकिन जब ग्लोबल की बात करेंगे तो हमको डोमेन से कोई मतलब नहीं है, मतलब ओवरऑल बताइए सबसे बड़ा कौन है, तो ये रहा टावर। समझ में आया। अब तो लोकल मतलब एक लिमिट, एक इंटरवल दिया रहेगा, केवल आपको उस इंटरवल में चेक करना है कि लोकल मिनिमम मैक्सिमा है कि नहीं।
मैक्सिमा मिनिमा चेक कैसे करते हैं दोस्त, देखिए जो मैं बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और नोट करने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे आता ही होगा आपको। देखिए मैक्सिमा मिनिमा में सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स आपको फंक्शन दिया रहेगा, तो y इक्वल टू फंक्शन आपको जैसे ही दिया रहेगा तो सबसे पहले आप इसका dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। चूंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ ही रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब जो करना है डिफरेंशिएशन के हेल्प से करना है। तो dy बाई डी एक्स आपने कैलकुलेट कर लिया, तो जैसे ही आपने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लिया इसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए। तो dy बाई डी एक्स जहाँ पर जीरो हो जाए या एग्जिस्ट नहीं करे उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। कौन सा पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। तो dy बाई डी एक्स को सीधे जीरो कर देना है। अब dy बाई डी एक्स को जीरो करने के बाद dy बाई डी एक्स मान लीजिए जीरो हुआ x इक्वल टू x1 पे, तो क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पर इस नंबर को प्लॉट कर देंगे जो हमको जीरो करने के बाद आएगा। और अगर साइन प्लस से माइनस में जाए तो हम बोलेंगे, प्लस से माइनस में जाए तो हम बोलेंगे कि क्या एग्जिस्ट करता है, लोकल मैक्सिमा। क्या एग्जिस्ट करता है, लोकल मैक्सिमा। लेकिन अगर ग्राफ ये जो x1 पे dy बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन जीरो हुआ था, अगर ये माइनस से प्लस में साइन चेंज हो तो हम बोलते हैं कि लोकल मिनिमा हुआ, लोकल मिनिमा एक हुआ। आप बोलोगे सर एक संभावना तो और है, क्या संभावना है, कि अगर दोनों तरफ सेम ही साइन रहे, इधर भी प्लस या इधर भी माइनस इधर भी माइनस, साइन में चेंज ही ना हो। बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब है कि उस समय कोई लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज नो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं हो, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। याद रहेगा आपको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं तब समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, बताइए इसका मिनिमा या मैक्सिमा क्या होगा। कैलकुलेट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। कैसे कैलकुलेट करोगे आप, क्या बताया मैंने, सबसे पहले जो फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, इसको सीधे डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन बताइए, 2x माइनस 1 का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू 2x माइनस 1, 2 में से एक 1 गया तो 1 ही, इंटू 2x, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2x का 2, 1 का तो 0 हो गया, 3 का भी 0 हो गया, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। मैंने क्या बताया कि जब भी मैक्सिमम मिनिमा निकालना होगा डिफरेंशिएशन को 0 कर दीजिए, तो 2 गुना में उधर जाके 0 हो गया, तो ये हो गया 2x माइनस 1 इक्वल्स 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। तो क्या बताया मैंने, जहां भी dy बाई डी एक्स 0 हो जाए या एग्जिस्ट नहीं करे, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। तो x इक्वल टू हाफ क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट। पता चल गया क्रिटिकल पॉइंट। अब जब क्रिटिकल पॉइंट पता चल गया तो क्या करिए, नंबर लाइन पर इस क्रिटिकल पॉइंट को लिखिए, x बराबर हाफ। अब हाफ से ज़्यादा आप वैल्यू लेंगे, हाफ के बाद क्या आता है 1, हाफ के पहले क्या आता है 0। तो एक बार आप 0 रख करके देखिए dy बाई डी एक्स में, जैसे ही आपने यहाँ पर x के बाद 1 रखिए, तो 2x की जगह 1 रखिए, तो 2 इंटू 1 2 में से 1 गया 1, तो 2 2 जब 4, यानी कि 1 रखने पर ये वैल्यू प्लस में आई है, यानी कि dy बाई डी एक्स क्या हो गया, x बाई 2 के इधर क्या हो गया प्लस। अब x बाई 2 के लेफ्ट साइड में कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, 0 रख के देखिए, तो जैसे ही x के जगह आपने 0 रखा तो 2 गुना 0 0, तो यह -1 बचा अंदर में, तो -1 बचा, तो -1 बाहर आएगा, तो इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई माइनस। तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि माइनस से अगर प्लस में चेंज हो कनकेविटी, अगर माइनस से प्लस में चेंज हो तो क्या होता है, लोकल मिनिमा होता है। क्या होता है, लोकल मिनिमा। तो बताइए मिनिमम वैल्यू क्या होगी, f इक्वल टू एक्स, ये जो एफ एक्स है कहाँ पर, हाफ पर क्या होगा, लोकल मिनिमा। 1/2 पुट कर दीजिए इसमें सीधा,
तो 1/2 पुट करेंगे तो क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, 2 इंटू यहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख दे, 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1 0 प्लस 3 क्या हो गया भाई, मिनिमम वैल्यू कितनी सर 3 हो गया। यही आंसर है, आसान। dy/dx निकाल लीजिए, 0 से इक्वेट कर दीजिए, ये हुआ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के आगे और पीछे की वैल्यू dy/, अच्छा ध्यान रखेंगे ये जो आपको किसको चेक करेंगे, dy/dx को। मैंने अभी बताया ना कि dy/dx अगर ग्रेटर देन 0 है, प्लस में है, तो वो प्लस में होना चाहिए, मतलब dy/dx को आप चेक करेंगे इस नंबर लाइन पर। यानी कि आप जो है ये फंक्शन वाले वैल्यू फंक्शन में आप चेक करेंगे, नहीं, dy/dx निकालेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट के राइट और लेफ्ट साइड हम चेक करेंगे कि dy/dx प्लस है कि माइनस है। अगर माइनस से प्लस में साइन चेंज होता है तो लोकल मिनिमा है, वही अगर इधर प्लस होता है इधर माइनस होता तो प्लस से माइनस चेंज होता तो क्या होता, लोकल मैक्सिमा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हमको मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। क्या बताया आपको, सीधा dy/dx निकालो। dy/dx कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ, x² का डिफरेंशिएशन, x पे पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन nx n-1 यही होता है ना भाई। तो डिफरेंशिएशन 2 इधर आ जाएगा तो -2 इंटू x-1, 2 में से 1 गया 1, इंटू x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का 0, 10 का भी 0। dy/dx को क्या करिए, 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो x-1 बराबर 0, -2 इधर आके 0 हो जाएगा, तो x = 1। ये क्या हो गया, ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट। तो मैंने क्या बताया, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद जैसा हमने पीछे किया था ऐसा ही क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर लिख लीजिए। 1 है, लिख लीजिए, लिख लिया हमने x = 1। अब 1 के बाद का कोई वैल्यू, जैसे मान लीजिए 2, 1 के पहले का कोई वैल्यू जैसे 0, तो 2 रख करके देखिए, 2 में से 1 गया 1, यानी कि माइनस साइन बाहर है, तो ये हो गया माइनस इधर। 1 के पहले कोई वैल्यू 0 रख के देख लीजिए, x की जगह आपने 0 रखा तो -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि ये प्लस में आ गया। तो क्या क्रिटिकल पॉइंट के पहले और बाद में ये प्लस से माइनस साइन चेंज हुआ, तो प्लस से पीछे क्या हुआ था, माइनस से प्लस, तो लोकल मिनिमा। प्लस से माइनस है तो क्या एग्जिस्ट करेगा, लोकल मैक्सिमा। वेरी गुड, अब आपको समझ में आया होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ कहाँ पर, x = 1 पे, क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू होती है मैक्सिमम। तो ये जो y फंक्शन इसमें वैल्यू रख दीजिए, -1, x की जगह 1 रख दिया हमने, तो 1 - 1² प्लस 10, तो 1 में से 1 गया, ये तो 0 हो गया, कितना बचा 10। मैक्सिमम वैल्यू कितनी 10, बस इतना आसान है दोस्त। ये छठा चैप्टर हो गया। सो थैंक यू सो मच। आपके 12वीं में 2 बुक है, तो पार्ट 1 जो पार्ट 1 है उसमें चैप्टर 1 से लेके 6 तक है, जिसको हमने डील कर दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे आपको कल का वीडियो मिल जाएगा। अब हम लोग पार्ट 2 कर लेंगे जिसमें इंटीग्रेशन से रिलेटेड पार्ट है, ठीक है। फिर हम लोग एक कंबाइन वीडियो बना देंगे आपके लिए पूरे चैप्टर का, थ्योरी और क्वेश्चन भी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।